जो सियासी घमासान है दोनों पार्टियों में अगर बात करें और तीसरे पार्टी इस वक्त अगर हम बात करें उत्तराखंड क्रांति दल की, तो उन्होंने भी कहा है कि वो बद्रीनाथ सीट पर जो उपचुनाव है उसमें अपने प्रत्याशी का ऐलान करेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जरूर तेज हो गई है। भाजपा भी ये भी तंज कस रही है कि कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। हालांकि वक्त अभी लंबा है, लेकिन फिर भी क्योंकि भाजपा ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया तो तंज कसने का इस वक्त उनके पास मौका भी है। क्वेश्चन आवर में आपने ये रिपोर्ट देख ली है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और इसी चर्चा को फिर सबके साथ बातचीत करके आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले स्वागत है अमरिंदर बिष्ट जी आपका, कांग्रेस के नेता अमरिंदर बिष्ट जी। हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी की सुनीता विद्यार्थी जी भी जुड़ गई हैं। सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई जी, आपका बहुत स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, उपाध्यक्ष हैं यूकेडी के। भट्ट जी आपका बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जय सिंह रावत जी हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। शुरुआत सुनीता जी आपसे मैं कर रहा हूं। आपने दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और यही वजह है कि अब आप लोग तंज भी कस रहे हैं कि कांग्रेस पर प्रत्याशी ढूंढ रही है कांग्रेस अभी। लेकिन क्या आप ये मान रहे हैं कि आपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया तो इसमें एक कदम आगे निकल गए हैं शुरुआत में ही? रवि जी, देखिए, जिस प्रकार से जो हमारे पास चुनाव आयोग की तरफ से तिथियां आई थी, हम लोग हर कार्य को समय पर करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मैदान में अपने दोनों प्रत्याशियों को जीत के लिए उतार चुकी है, अभी विपक्ष का कोई अता पता नहीं है। और मुझे ये लगता है कि तंज कसने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि जो उनके पास कद्दावर नेता थे वो अब हमारे खेमे में है, तो इनके पास ढूंढ के प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं और उनके कद के लिए इनके पास कोई उपयुक्त प्रत्याशी है ही नहीं, तो इसीलिए समय लग रहा है। और जहां पे ये लोग कह रहे हैं कि 9 लोगों की दावेदारी हमारे पास आई है, तब तो आपके पास फिर पर्याप्त संख्या थी, आपको तो चुनने तो 2 ही हैं, तो 9 में से 2 चुनने के लिए भी अगर इतना वक्त लग रहा है तो साफ साफ ये है कि जिस प्रकार से पूरे तरीके से लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने मुंह की खाई है, अभी 2 विधानसभाओं में भी वही रिपीट होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीतेगी और दोनों पार्टियों में भाजपा का परचम लहराएगा और उसके लिए हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपनी कमर कस ली है। हमारे सभी जो प्रत्याशी हैं वो लगातार बैठ के ले रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ में हमारी 1 to 1 जो है वो बातचीत चल रही है, बैठ के हो रही है, किस परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से हमें चुनाव में आगे बढ़ना है, क्या हमारी रणनीतियां हैं, मंगलौर विधानसभा को लेकर, बद्रीनाथ विधानसभा को लेकर तमाम हमारे कार्य जो है वो पैनलाइज हैं और प्रोसेस है। अभी यहाँ पे इस प्रकार से विपक्ष की बातें आ रही हैं, मसला यही है कि इनके पास पहले भी आपने लोकसभा में भी देखा कि तब भी इनके पास प्रत्याशियों का टोटा रहा और लास्ट में जो है परिवारवाद को इन्होंने महत्व दिया, जिस वजह से इनको बुरे तरीके से हार मिली। और अभी जो बद्रीनाथ में देख रहे हैं कि बद्रीनाथ में इनके पास जो टिक्का ये अपनी तरफ से हमेशा खड़ा करते थे, अब वो भाजपा के पास है, तो निश्चित रूप से भाजपा की जीत वहां पे जिस प्रचंड बहुमत के साथ होने वाली है, मतों के साथ होने वाली है, भाजपा उसके लिए बिल्कुल आश्वस्त है। और मंगलौर में भी हमारी जिस प्रकार से पार्टी का पहले एक मजबूती से हम लोग कभी वहां पे आए नहीं है आगे, तो उसके लिए भी हमारे प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर कस ली है और लगातार वहां पे भी हमारी कार्य प्रणालियां जो है वो अपनी गति पकड़ रही हैं और हम लोगों को पूरा हम लोग आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करेगी। ठीक है, अब कांग्रेस के नेता अमरिंदर बिष्ट जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपने भाजपा की बात सुन ली। अच्छा, आप लोग प्रत्याशी का ऐलान क्यों नहीं कर पाए? कल तक जो बात चल रही थी कि आज हो जाएगा, हालांकि वक्त बाकी है, लेकिन फिर भी आप लोग पीछे रह जाते हैं। 2022 के चुनाव में भी यही हुआ, काफ़ी समय लग गया। फिर 24 के लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी समय लग गया। फिर वही बात आ रही है कि उपचुनाव में भी समय लग रहा है, या फिर कुछ और रणनीति आप लोग? रवि भाई, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है चुनाव लड़ने को लेकर के, प्रत्याशी को तय करने को लेकर के, और निश्चित तौर पर हम एक रणनीति के तहत चल रहे हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि चाहे लोकसभा के चुनाव रहे हों या विधानसभाओं के चुनाव रहे हों, कांग्रेस अंतिम वक्त में नामांकन से का जब अंतिम दिन होता है उससे पहले अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है। तो इसमें कोई हैरानी जैसी बात होनी नहीं चाहिए कि अभी तक हमने प्रत्याशियों का चयन नहीं किया है। अभी आज 15 तारीख है, 21 तारीख तक नामांकन की प्रक्रिया, नामांकन का दिन है और उससे पहले
हमारे प्रत्याशियों का चयन हो जाएगा और आपके बीच में अब मजबूत प्रत्याशी दिखेंगे। और जैसा कि हमारी पार्टी की तरफ से भी ये बयान आपने दिखाया कि भाई एक सीट पर सुनीता जी तो दोनों सीटों को जोड़ रही थी, पर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ बद्रीनाथ की जो सीट है उस पर नौ लोगों ने आवेदन किया है, जिनमें कई लोग पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य और उपाध्यक्ष रहे हैं, नगर पंचायतों के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। तो बहुत सारी दावेदारी है, क्योंकि लंबे समय बाद वहाँ किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। अब तक सारे कार्यकर्ता लड़ाने का काम करते थे, और जिनको लड़ाते थे वो अब बीजेपी में चले गए, उनके पंच प्यारे हो गए हैं। अब एक बात जो आ रही है कि हमको ढूंढ करके प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, तो मैं सुनीता बहन को यहाँ पर आपके इस चैनल पर आश्वस्त कर रहा हूँ कि हम प्रत्याशी ढूंढने ना तो हरियाणा जाएंगे ना उत्तर प्रदेश जाएंगे। प्रत्याशी उत्तराखंड की धरती से कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ने के लिए आएगा। मुझे तो बड़ी हैरानी भी हो रही है और कभी कभी मुझे दुख भी होता है, क्योंकि ज़मीन पर संघर्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मैं जब देखता हूं, जब वो झंडा टांगता है, जब वो पर्चा बांटता है, जब वो बूथ पर पन्ना प्रमुख बनकर के काम करता है, कितनी मेहनत करता है। लेकिन मतलब कितनी दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना है कि आज चुनाव लड़ने के लिए उनको एक सीट पर तो हमारी पार्टी से प्रत्याशी को ले जाना पड़ रहा है, दूसरी जगह है जो है उनको दूसरी पार्टी से जो 2000 ऐसा प्रत्याशी लाना पड़ रहा है जो 2022 में भी उनकी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, 2017-12 में भी उनकी पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी रहा, और हाल में ही वो भाजपा में आए। तो दोनों चुनाव लड़ने के लिए ये यहाँ पर इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए तो या तो कोई हमारी पार्टी का नेता जाएगा, वहां नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस के लोग जाएंगे जो 2016-17 से लगातार जा ही रहे हैं, ठीक है, और या फिर दूसरे प्रदेशों से इनको जो है अन्य पार्टियों से आयात करने पड़ेंगे। तो मेरी चिंता भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता को लेकर के भी है कि क्या उस बेचारे का वो बेचारा कब तक मतलब झंडा डंडा दरी बिछाना कुर्सी लगाना और इन सब पर रहेगा। ये एक बड़ा सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए भी ठीक नहीं है। अगर कोई भी कार्यकर्ता किसी राजनीतिक दल में काम करता है तो उसकी ये इच्छा होती है, उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि अगर कभी उसका नंबर किसी पार्टी में आएगा। अब बताइए कि उनके प्रदेश अध्यक्ष को जिस आदमी ने कई बार धूल चटा दी हो वहाँ बद्रीनाथ की भूमि पर, अब जब उनको ये मौका मिला कि वहाँ पर जो है अध्यक्ष जी को कहीं और भेज दिया यार, उनको मौका मिलना था, फिर आप उसी व्यक्ति को लेकर के वहाँ आ गए जिस व्यक्ति से वो जीवन भर लड़ते रहे, पिछले 20 सालों से जिस व्यक्ति के खिलाफ संघर्ष कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो स्वाभिमान है वो जागेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी, और वो वहाँ पर धरातल पर काम कर रहे कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट होगा इस बार वो उसके साथ काम करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को आईना दिखाने का काम करेगा और बताएगा कि तुम्हारी जो ये मोनोपोली है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पार्टी ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी के पास जा रहा हूं। यूकेडी का भी पक्ष जानना जरूरी है क्योंकि उपचुनाव है, दोनों ही पार्टियों के समीकरण बहुत अलग है। तो भट्ट जी देखिए, मैं बद्रीनाथ विधानसभा की ही बात करूंगा उपचुनाव को लेकर आपके साथ, क्योंकि मंगलौर पर अभी आप लोगों की क्या रणनीति वो बताएगा। क्या इस बार बद्रीनाथ में आप लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इन दोनों पार्टियों के बीच में उभर कर तीसरे विकल्प के रूप में मजबूत हैं? देखिए रवि जी, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि उत्तराखंड क्रांति दल जनहित के मुद्दों पर उत्तराखंड के हर उस पहलू में संघर्ष करता है, करता रहेगा, जिससे उत्तराखंडियत बची रहे। बद्रीनाथ का चुनाव है, हम वही बुनियादी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मैं बता दूं कि इस समय पर बद्रीनाथ से जो मैसेज पब्लिक के बीच में से निकल रहा है कि ये जो चुनाव है जबरन थोपा गया है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया, विकास से वहाँ की जनता को रोका गया है, और वो भी लोकतंत्र की हत्या करते हुए। वहाँ तो कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी, केवल लोकसभा को प्रभावित करने के लिए एक पार्टी से व्यक्ति को तोड़ना और उसके बाद उसी व्यक्ति को टिकट देकर पुनः जनता के बीच में खड़ा करना, ये संदेश है कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजनीति का वो विभत्स चेहरा है जो अब जनता को तय करना है कि आप कैसी राजनीति को चाहते हो। लोकतंत्र में यदि वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे तो उनको ये बताना पड़ेगा कि मैं क्यों भाजपा में गया, और अगर वो भाजपा से प्रभावित थे तो फिर वो क्यों कांग्रेस से टिकट लिए,
और यदि उनका ये चरित्र है दल बदल, केवल सत्ता के नज़दीक जाना, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके ऊपर कई तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वो हम मुद्दे बनाएंगे, देखना जनता को है कि जनता इस बार क्या तय करती है। एक कहावत याद आ रही है, सत्ता के लिए आप किस हद तक गिर सकते हो, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया। बताइए मंगलौर में वो बढ़ाना, भड़काना, अड़काना, ये कौन है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। अब बताइए हरियाणा से लाकर यहाँ पर प्रत्याशी लड़ाया जा रहा है, तो क्या भारतीय जनता के पार्टी के पास अपने कार्यकर्ता नहीं है, अपने नेता नहीं है? अगर कांग्रेस से ही भाजपा को नेता को चुनाव लड़ाना है और यह हरियाणा से लाके मंगलौर में नेता स्थापित करना है, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी बोलना बंद करे कि हम विश्व की बड़ी पार्टी हैं, हमारे यहाँ नेता हैं। उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा, उन पन्ना प्रमुखों का क्या होगा जो भारतीय जनता पार्टी के झंडा बरदार बने हैं? दूसरी बात, एक कहावत होती है, मुर्गे के पंख उखाड़ दो बचपन से और उसे चारा देते रहो, बेचारा अपना तत्व भूल जाता है। ऐसे ही बाघ शेर की स्थिति है, बचपन से ही उसको अगर तुम चुग्गा देना शुरू कर दो तो वो शिकार करना भूल जाता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बद्रीनाथ में अगर एक शब्द भी वोट मांगने के लिए उस व्यक्ति के पास खड़े होंगे जिसने लोकतंत्र की हत्या कर अपना चेहरा बदला है, तो फिर ये माना जाए कि आपकी वो स्थिति हो गई है कि आपके ऊपर जो भी थोपेंगे आप उसे स्वीकार करेंगे। ये लोकतंत्र में नहीं है। और हमारे फिर वही बुनियादी सवाल है, अभी तो लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, अस्थायी राजधानी देहरादून के अंदर पानी के लिए लोग रो रहे हैं, बिजली कट हो रहा है, 42-43 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। देहरादून जहां 35-37 डिग्री टेम्परेचर होने पे बारिश होती थी, आज यहाँ त्राइमाम जनता कर रही है। तो ये कैसा विकास है? ये किस और उत्तराखंड को लेके जाया जा रहा है जब अस्थायी राजधानी के इतने बुरे हाल है? वैसे ही बद्रीनाथ में पंडे पुरोहित इस यात्रा से इतने प्रभावित हो चुके हैं कि वो धरना दे रहे हैं कि हमारे पास यात्री नहीं आ रहे। कारण क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशनों में जो अफरा तफरी मची, इन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए, नए रजिस्ट्रेशन हुए नहीं, यात्रा प्रभावित होगी, होटल वाले वहां जो है मक्खी मार रहे। हम इसको मुद्दा बनाएंगे। कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सत्ता और केवल सत्ता के लिए लोकतंत्र का मजाक बनाकर जबरन चुनाव थोप रही है, ये अगर जनता समझ गई तो मेरा विश्वास है भाजपा को लाले पड़ेंगे विधानसभा बद्रीनाथ पे। और जिस तरीके से पंडा पुरोहित से लेके व्यापारी इनकी अव्यवस्थाओं के कारण अपना व्यापार खराब कर चुके हैं, और बद्रीनाथ के अंदर जो यात्रा में तोड़ फोड़ मचाकर इन्होंने चंद गुजरातियों को लाभ पहुंचाने के लिए बद्रीनाथ मंदिर का स्वरूप बिगाड़ने का काम किया है, ये मुद्दे बनेंगे और इन मुद्दों पर हम देखते हैं जनता किस ओर जाएगी। बहरहाल हम क्षेत्रीय मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे और मेरा विश्वास है बद्रीनाथ में इस बार अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा। अच्छा ठीक है, चलिए आपका दावा है। अब मैं वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी के पास जा रहा हूं क्योंकि वो बारीकी से समझते हैं इन सीटों का समीकरण। रावत जी, क्या ये उपचुनाव पिछले हुए उपचुनावों से बहुत अलग होगा? देखिए, अलग क्या होना है इसमें बीजेपी को ऐसा अपना जो विजय रथ है उसको उनको आगे बढ़ाने का उनका संकल्प है और कांग्रेस को अपनी सीट बचाने का है। सीट बचाने का, एक तो बद्रीनाथ में सीट बचाना है, दूसरी चुनौती उसके बाद इतना आसान उनके लिए मंगलौर चुनाव है। ये समझिए कि वो बहुत ही आसान हम कह सकते हैं कांग्रेस के लिए मंगलौर चुनाव है इस वक्त। अगर उसने ये चुनाव भी नहीं जीत पाया और उसके लिए कैंडिडेट तुम अब तक नहीं कर पाए, जबकि उसके लिए कैंडिडेट साफ है, लगभग काजी निजामुद्दीन वहां से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और अब तक वही उस सीट पर चुनाव लड़ते रहे। और वही नहीं, उनके पिताजी जो बड़े स्टॉलवर्ट थे, बड़े राजनीतिज्ञ थे, यूपीए मिनिस्टर भी रहे काजी साहब, यहाँ पहली विधानसभा जो अंतरिम विधानसभा के सदस्य भी रहे, बहुत अच्छा बोलते थे विधानसभा में। ये उनकी सीट है। उसके बावजूद अगर काजी साहब को अगर अभी तक तय नहीं हो पाए, क्योंकि बद्रीनाथ में मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं, कई लोग हैं, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल परसों हुई थी, पोखरी में हुई, आपके जोशीमठ के जो है आपके ब्लॉक प्रमुख, उन्होंने जो गणेश गोदियाल जी की जो रैली निकाली थी तो उसमें बड़ा योगदान उन्हीं का था, प्रकाश रावत का, वो भी कैंडिडेट है। बीजेपी ये क्या कहते हैं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं बुटोला और जिला पंचायत के
कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उपाध्यक्ष भी है, वो है। हम्म। तो वो तो प्रचार कर रहे हैं अपना। मैं अभी गया था गांव की तरफ, तो उधर बुटोला जी तो अपने लगे हुए हैं प्रचार करने में। अच्छा। अब इस इतने होने के बावजूद आप डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे? समझ की बात है, वो वाली बात है। लेकिन सवाल जो अभी हमारे कुछ मित्रों ने उठाया है कि देखिए, मंगलौर में तो स्थिति है, प्रत्याशी का निधन हो गया, लेकिन बद्रीनाथ में उपचुनाव होना, उपचुनाव का मतलब आचार संहिता लागू होना, सरकार का कितना इसमें पैसा खर्च होता है, विकास जो कार्यों का पब्लिक एक्सचेकर है कितना खर्च होता है, उसका कौन उसका जिम्मेदार? मतलब कुछ लोगों की राजनीतिक सहूलियत के लिए दल बदल करके इधर से उधर जाने के लिए ये आखिर ये बोझ किस पर पड़ता है? जनता। अब कितने लोगों को वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा, कितना चुनाव पर खर्च आएगा, कौन इसको सहन करेगा? ये सारी चीजें भी, क्योंकि दल बदल में बाकी तो हुआ, चलो दल बदल के हिसाब से ऐसा है कि प्रत्याशी ने, जो विधायक थे उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। अगर इस्तीफा नहीं देते तो फिर वो चुनाव लड़ने के भी काबिल नहीं रह जाते। तो बचने के लिए तो आपने कर दिया, लेकिन आखिर देखो ना, तो आपने मांगा क्यों था, लड़े क्यों थे? आपने जीता, इतनी संघर्षमय चुनाव था वो बद्रीनाथ का समय 2000 शायद गढ़वाल से अकेला, इधर से कुछ जिलों से अकेले ही जीते थे। हाँ, वो पौड़ी संसदीय क्षेत्र से एक ही सीट, पौड़ी संसदीय क्षेत्र से अकेले जीते थे राजेंद्र भंडारी, तो क्योंकि वो दमदार कैंडिडेट थे। तो उसके बावजूद आपने साहब कि आपकी क्या मजबूरी थी, ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन आखिर नुकसान तो जनता का किया ना आपने तो मैंडेट मांगा था, अपने लिए मांगा था, आपको पर जनता का ने भरोसा कर दिया था। अब सवाल इन्हीं का नहीं है, कई बार ये होता है साहब कि आप इनको लोकसभा का टिकट दे दिया जाएगा तो उपचुनाव हो जाएंगे, लोकसभा से इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर उत्तराखंड में देखे ना, जब से 2002 से लेके कितने उपचुनाव हुए। ठेठ क्या कहते हैं आपका, तिवारी जी के जमाने से रामनगर का उपचुनाव हुआ, खनूड़ी जी के लिए क्या कहते हैं वहां का उपचुनाव हुआ, ये धुमाकोट का हुआ, इनके आपके विजय बहुगुणा जी के लिए सितारगंज का हुआ, फिर क्या कहते हैं सबके लिए दोबारा कर रहे हैं, और पहले क्यों नहीं तय करते हैं आप? ये ठीक है जयसिंह रावत जी, आपने सही कहा कि इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। सुनीता जी, आपसे सवाल ये है, देखिए दो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता है भाजपा का, उसको दोनों सीटों पर दरकिनार किया गया। कांग्रेस का ये कहना है कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता है उस तो न तो विधानसभा बद्रीनाथ में है और ना ही वो मंगलौर में है, जिनको प्रत्याशी बनाया गया वो आपकी पार्टी के साथ नहीं रहे। अभी हाल ही में जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, दोनों प्रत्याशियों को जो है बाहर से लाया गया है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? ठीक है, अभी उन तक आवाज़ मेरी नहीं पहुंच पा रही है, मैं आगे बढ़ता हूं। अमरिंदर बिष्ट जी, दो चीज़ें सामने आई हैं और मैं जब यूकेडी का पक्ष सुन रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने भी ये कहा कि भाजपा के लिए इस तरीके की दिक्कतें वहां पर आ सकती हैं। आप ये बताइए, जो आपकी रणनीति है कि आपने ये भी कहा कि अभी तो समय है और हम लास्ट मोमेंट पे अपने प्रत्याशियों को फाइनल करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आपको ना लगता हो या आपकी पार्टी को ना लगता हो, कि जब कोई चेहरा अगर पब्लिक के बीच में आ जाता है तो उस तरीके की तैयारियां भी शुरू होती हैं। जनता के मन में होता है ठीक है ये प्रत्याशी हैं, उनके बारे में सोचते हैं, वक्त लगता है, और एक जो वोटर होता है उसके दिल में कई चीज़ें आती हैं और वो अंतिम वक्त पर फिर अपना निर्णय भी बदल देता है। तो ये जो अंतिम वक्त पर आपके प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है, ये किस तरीके की रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, पहली बात तो आपने जो कहा कि वोटर एक मन बनाता है किसी भी विधानसभा में प्रत्याशी को लेकर के जी। और ये जो उपचुनाव हैं, खासकर हम बद्रीनाथ की अगर बात करें तो बद्रीनाथ का वोटर तो अपना मन बना चुका है। वो 2022 में कांग्रेस के लिए उसने अपना मन बनाया, और आप देखेंगे तो पौड़ी लोकसभा की 14 सीटों में से एकमात्र बद्रीनाथ सीट, और अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे तो देहरादून में एक सीट और टिहरी में एक सीट, और उसके बाद चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, तमाम उन सभी जिलों में से हमको सिर्फ एक सीट बद्रीनाथ की मिली थी। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि वहाँ पर राजेंद्र भंडारी चुनाव लड़ रहे थे, बल्कि वो इसलिए मिली थी कि बद्रीनाथ के लोगों ने, बद्रीनाथ के कार्यकर्ताओं ने, खासकर जो वहाँ टीम है, अगर वहाँ 9 प्रत्याशी
आज दावेदारी कर रहे हैं, हमारे पैनल में हैं और सब वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं। तो आप ये समझिए कि एक मजबूत संगठन हमारे कांग्रेस का वहाँ पर है। तो वो मजबूत संगठन के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि हम वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को पीछे करने की स्थिति में हैं। दूसरी बात कि आप लोकसभा के जो चुनाव के अभी नतीजे आए हैं, आप उसमें भी जब हम नेतृत्व विहीन होकर के लड़े, ठीक चुनाव से पहले जो है राजेंद्र भंडारी जो वहाँ नेतृत्व कर रहे थे, उनको बीजेपी किन्हीं भी कारणों से अपने पक्ष में ले गई। तो उसके बावजूद जो वहाँ का नतीजा आया है, तो उसमें उस नतीजे को आप देखेंगे तो वो हमको उत्साहित करता है, वो हमको प्रोत्साहित करता है। वो नतीजा कोई ख़राब नहीं है। हम बहुत कम वोटों से वहाँ पर पीछे हैं लोकसभा का, जबकि एक माइंडसेट अलग होता है प्रत्याशी का। तीसरी बात, राजेंद्र भंडारी जी विधायक रहना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जो है पार्टी से इस्तीफा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी उनको जबरदस्ती चुनाव लड़ा रही है। वो तो विधायक रहना ही नहीं चाहते। अगर विधायक रहना चाहते तो जनता के चुने हुए विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? तो अब उनका मन ही नहीं है विधायक रहने का। तो सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी उनको जबरदस्ती वहां पर चुनाव लड़ा रही है। अच्छा जी। तो इस समय जो जनादेश 2022 में कांग्रेस के पक्ष में था, वो उससे बढ़कर इस समय वहां पर कांग्रेस के पक्ष में होगा, क्योंकि उनकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी और राजेंद्र भंडारी दोनों ही खलनायक हैं इस चुनाव के लिए। अच्छा, और जब दोनों ही एक पक्ष में खड़े हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जनादेश का एक अपमान किया है, चाहे दल बदल करके किया है या फिर राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस के नाम पर उनको जो जनादेश मिला था उस जनादेश का अपमान करके। तो ये जो चुनाव थोपा गया है, उसके खिलाफ इस समय जो है बद्रीनाथ की जनता जनार्दन वोट करेगी और वो कांग्रेस का जो भी कार्यकर्ता वहां लड़ेगा, आप देखना कि राजेंद्र भंडारी जी वहां हारेंगे और बुरी तरह से हारेंगे। अब मैं सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई जी से जवाब ले लेता फिर हूं। मुझे मौका दे दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। अब सवाल ये था, दो चीजें हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि एक तो आपके पास आपने जो जमीनी कार्यकर्ता है उसका यहाँ पर ध्यान नहीं रखा। दूसरी बात ये बड़ा आरोप है कांग्रेस का, उनके नेता कह रहे हैं कि राजेंद्र भंडारी को आप जबरदस्ती चुनाव लड़ा रहे हैं वहां पे, वो तो रहना ही नहीं चाहते विधायक तो होते ही। देखिए, ऐसा है रवि जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो यहाँ पे अभी आरोप लगाया, देखिए राजेंद्र भंडारी जी विधायक थे और विधायक अभी बनेंगे, और वो रहना नहीं चाहते थे कांग्रेस की कुनीतियों के बीच में, क्योंकि कांग्रेस के आप देखिए अभी भी जितने लोगों को जिताया है जनता ने, वो लोग निष्क्रिय बैठे हुए हैं अपनी अपनी विधानसभा में। एक व्यक्ति का उदाहरण यहाँ पेश कर दें कि हमारे माननीय विधायक कांग्रेस के किसी ने कोई नया काम किया हो। देखिए, सेम निधि इनको निर्गत होती है, हर चीज जो है हर विधायक को एक बराबर मिलती है, सारी सुख सुविधाएं सभी फैसिलिटीज एक बराबर होती है जनता की सेवा करने के लिए। हाँ। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का एक भी विधायक एक फोटो तक नहीं लगाता है कि मैंने फलाना काम कभी कुछ किया हो। नहीं, सवाल यही था। राजेंद्र भंडारी जी ने, नहीं, मेरा सवाल यही था। आपने कहा कि बराबर चीजें, आपने कहा कि बराबर चीजें होती हैं, तो बराबर चीजें राजेंद्र भंडारी जी को वहां भी मिल रही थी, अब विधायक बन के भी उतना ही मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के बनेंगे ज्यादा मिलेगा। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का जो खात्मा हुआ है ना रवि जी, वो इसी वजह से हुआ है। ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, इन लोगों को काम करना ही नहीं है। आप बताइए कि जनता ने इनको जिताया, तो जनता के लिए ये क्या करे? अभी तक कुछ नहीं करे। और अभी राजेंद्र भंडारी जी को बोल रहे हैं, राजेंद्र भंडारी एक विकास की सोच रखने वाली पार्टी के साथ जुड़े, वो डेवलपमेंट करने वाली, इंफ्रा देने वाली, विकास देने वाली पार्टी के साथ में जुड़े। वो कांग्रेस को इसीलिए उन्होंने छोड़ा कि कांग्रेस के विधायक बनने से फायदा क्या, जब काम ही नहीं कुछ करने देना है। इनका तो ऑर्डर दिल्ली से आता है कि गांधी परिवार कोई निर्देश देगा तो उसी के अकॉर्डिंग अच्छा, तो ये जो जमीनी कार्यकर्ताओं वाली बात कांग्रेस कर रही है, तो उनको दरकिनार करना इस वक्त आप लोगों की मजबूरी था, क्योंकि राजेंद्र भंडारी छोड़ के आए हैं तो पहला हक उनका बनता है, ऐसा था? ऐसा है, इन्होंने ये एक बात ठीक कही कि जो नेता थे वो सब भारतीय जनता पार्टी में चले गए, अब हमारे पास सिर्फ कार्यकर्ता है। अब उन कार्यकर्ताओं में हम कंफ्यूज हो गए हैं कि किसको खड़ा करें, किसमें इतना दम है जो वहां पे टक्कर दे पाए, जो कि है नहीं। और दूसरी बात, ये इनके मुंह से ये कहते हुए अच्छा ही नहीं लगता है, इन्होंने पिछली बार राज्यसभा सांसद किसको चुना था? राज बब्बर को चुना था। मेरी प्रदेश की जनता बता दे कि उन्होंने कभी राज बब्बर को देखा उत्तराखंड में?
कभी नहीं देखा। कोई एक व्यक्ति बता दे कि उन्होंने एक बैठक उत्तराखंड में ली हो। तब इनको अपने जमीनी कार्यकर्ता, अपने उत्तराखंड के कार्यकर्ता, अपने उत्तराखंडी वो याद नहीं आए। ये इतने क्षेत्रवाद, जातिवाद और इतनी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं। देखिए, राजनीति में राजनीतिज्ञ जो जीत हार का फैसला करने वाले जो योग्य होते हैं उन पर दांव खेला जाता है, और ये सब लोग जानते हैं, ये लोग भी अच्छे से जानते हैं। अब इनको क्या है, ये बाहरी है, ये अंदरूनी है। अरे भाई, जब तुम्हारा राहुल गांधी रायबरेली जाता है लड़ने के लिए, तब वो बाहरी नहीं होता क्या? वहां पे रहते हैं गांधी परिवार। ये लोग इतने में का पता नहीं इनका माइंड कब इतना। सुनीता जी, आपको पता होना चाहिए कि राज्य और लोकसभा के चुनाव की, मतलब आपको इतनी तो जानकारी होगी कि राज्य का चुनाव अलग होता है, वहां राज्य से प्रत्याशी आते हैं। आपको इतनी भी जानकारी होगी, आप तो प्रोफेसर हैं। देखिए मैडम, आप तो प्रोफेसर हैं, तो प्रोफेसर होने के नाते आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि लोकसभा के स्तर पर या राज्यसभा के स्तर पर प्रत्याशी कहां से जाते हैं। आपने सवाल उठाया और विधानसभा के, अरे मैं तो चाह रहा था सुनीता जी कि मैं तो चाह रहा था आपको कोटद्वार से इन्होंने टिकट नहीं दिया तो कम से कम आपको मंगलौर ही दे देते। आप कम से कम आप जैसे कार्यकर्ता का तो मान रह जाता। हम तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप थोड़ा सा आप हमारी बात सुनिए। जब मेरा नंबर आएगा, जब देखिए पार्टी संगठन को मेरे ऊपर ये लगेगा कि इनको चुनाव लड़ाना है, पार्टी जरूर लड़ाएगी। और मैं आपसे भी वोट मांगने आऊंगी, आप निश्चिंत रहे इस बात। ठीक है, यानी कि आपने पूरा मन बना रखा है कि आप भी लड़ेंगे। आपने तय कर लिया, आपने टिहरी लोकसभा में आपको वोट चाहिए, आप टिहरी लोकसभा से लड़ेंगी रानी। हाँ, क्योंकि बीर जी की टिहरी लोकसभा है ना, इसलिए उन्होंने कहा। आपने मैं तो अपने हर एक कांग्रेस भाई से वोट मांगूंगी और मैं यही कहूंगी कि एक अच्छी पार्टी के साथ जुड़े जो डेवलपमेंट कर रही है। और ये मैं यूकेडी को भी सलाह देना चाहती हूँ कि देखिए, आप दोनों पार्टियों को अच्छा बोल देंगे, बुरा बोल देंगे, इससे आपका धड़ा खड़ा नहीं होगा। आपको अपनी नींव खुद अपनी बनानी पड़ेगी। एक एक ईंट जैसे आपने पहले मेहनत की थी वैसे करिए। बुराई करके कुछ नहीं होता कि वही रिपीटेड लाइनें 4 बार हर जगह वही लाइनें बोलनी है, लोग बोर हो जाते हैं। लोग देखिए, चुनाव होना थोपना, ये थोपना नहीं होता, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत चुनाव होते हैं। हमें सम्मान करना चाहिए। और जो प्रत्याशी है भाई, वो कमजोर है स्ट्रांग है, वो तो जनता तय करती है। अच्छा, ठीक है, स्ट्रांग होती है। ठीक है। अब एक शॉट में आपका जवाब ले रहा हूं मंगलौर सीट पर, क्योंकि वहां पर भाजपा का खाता कभी भी नहीं खुला और इस वक्त जो प्रत्याशी मंगलौर सीट पर आपने उतारे हैं वो भी उस पर भी कांग्रेस का ये आपत्ति है कि वो प्रत्याशी तो वहां के नहीं है, आप बाहर से उनको लेकर आए। हालांकि वो जो है मंत्री भी रह चुके हैं, 3 बार वो विधायक जीते हैं, बड़ा कद है उनका, लेकिन मंगलौर उनके लिए नया है। देखिए, ऐसा है, जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो भारत में कहीं भी लड़ सकते हैं। अब इनका वोटर आईडी यहाँ का है तो यहीं से लड़ रहे हैं ना, और उन पर इसलिए दाव खेला जा रहा है क्योंकि वो स्ट्रांग कैंडिडेट है। ये हमारा संगठन सोचेगा, हमारी पार्टी सोचेगी किसको हमको प्रत्याशी बनाना है। कांग्रेस पार्टी ना टेंशन ले, कांग्रेस पार्टी प्रियंका को लड़ा देती, क्यों नहीं लड़ाया बेचारी को? पिछली बार भी डफली बजाती रही, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ठीक है, इस बार वो लड़की नहीं रही, बैठा दिया ना। ठीक है सुनीता जी, ठीक है, ईरानी जी को घर बैठा दिया, नहीं बैठाया। राणा जी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने सेवाएं दी हैं और जन सेवा की है उन्होंने। जनता के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा है, जनता उनको जरूर आशीर्वाद देगी और भाजपा का खाता बढ़ाना जी खोलेंगे। ठीक है, आप लोग आश्वस्त हैं कि खाता खुलेगा, और मिथक के लिए भी बात कर रही है भाजपा की, वो टूटेगा। अब मैं शांति प्रसाद भट्ट जी आप पर आ रहा हूँ, क्योंकि आपने भाजपा और कांग्रेस दोनों की बातें आपने सुन ली हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि आप एक तीसरे विकल्प के रूप में हैं और होना भी चाहिए। और आप अगर आपकी खुद की बात करें तो आपने बड़ा संघर्ष किया है, लेकिन वो संघर्ष वोट में तब्दील नहीं होता है। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसमें भी हमने देखा कि और वोट प्रतिशत घट गया। रवि जी, एक बात सुनिए, अगर एक पिता अपने बच्चे पर पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा देता है कि पढ़ ले, कुछ बन जा, अब वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए बच्चा, उसकी नौकरी बार वाला पैसे लेके कर जाए, नीट परीक्षाओं में धांधली करके अयोग्य को डॉक्टर बना दें, ऐसी स्थिति में बाप अब ये तो कह नहीं सकता कि मेरा बेटा नालायक है। बाप ये भी नहीं कह सकता कि मैंने गलत काम किया अपनी मेहनत करके। वैसे ही उत्तराखंड क्रांति दल इस राज्य की जननी है, बुनियादी संघर्षों पर संघर्ष कर रही है। वोट नहीं पड़ रहा है उसको हम स्वीकारते हैं और सहज दिल से स्वीकारते हैं, मगर जनहित के मुद्दे छोड़े तो नहीं। और इन 24 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, हम ये कहते हैं
कि अगर जनता ने इनको जनप्रतिनिधि बनाया है तो चरित्र देख भी तो रहे हैं। बद्रीनाथ में बताइए राजेंद्र भाई को ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी, और अगर आपको विधायक की पसंद नहीं थी तो फिर आप काहे को लड़ रहे, और अगर आप दल बदल कर लड़ रहे हो तो फिर क्या आपको यह बताना पड़ेगा कि आपकी पत्नी जिला पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी रही, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है धमकाओ, डराओ, उसके बाद मिलाओ और फिर उसके बाद उसे मान के लाओ। ये कहीं राजनीति का चरित्र तो नहीं है उत्तराखंड में। अब भड़ाना जी का मैं बता रहा हूं, हरियाणा से लाके अगर भड़ाना जी को आप मंगलौर से लड़ाते लड़ाइए, ये आपका विषय है, पर तो क्या मंगलौर में भाजपा पे नेता नहीं है, बद्रीनाथ में भी नेता नहीं है, तो वो झंडा बरदार क्या देख नहीं रहे हैं कि तुम्हारी छाती पर कैसे लोगों को बसाया जा रहा है। और अगर लोकतंत्र का ये चरित्र है तो ऐसे में क्षेत्रीय दल के नेता होने के नाते हम बार बार जनता के बीच में जाकर ये कहते हैं कि जिन 42 लोगों ने इस राज्य के लिए शहादत दी, उसने तो इस तरह की ये सोच के तो नहीं दी थी कि मेरे राज्य की संपदाएं लुट जाएंगी, मेरे राज्य की सारे संसाधनों में बाहर का कब्जा हो जाएगा। अब हालात इतने बुरे हो गए कि यहाँ विधायक भी आके हरियाणा से हमारी छाती पे बैठेंगे, राज्य मंत्री बन रहा है तो सहारनपुर से आके हमारी छाती पे बैठ रहा है और वो कह रहा है सहारनपुर को हम उत्तराखंड में मिला देंगे। तो ये मुद्दे हैं। वोट पढ़ना न पढ़ना ये विषय नहीं है, विषय है कि इस राज्य के अंदर 56 से ज्यादा क्षेत्रीय दल रजिस्टर्ड हैं, मगर बता दीजिए कौन जेल जा रहा, कौन लाठी कारा, कौन मुकदमे झेल रहा, हम ही हैं। मैं अभी आज जमानत करा के आया हूं अपनी, भाई मैं कोई चोर नहीं हूं, डकैत नहीं हूं, आखिर मेरे को आर्थिक और सामाजिक रूप से चोट मारकर अगर आप हम जैसे नेताओं को तोड़ सकते हैं आर्थिक रूप से, तो सोचिए जिसने बेईमानी करी होगी इस राज्य में उसका तो बाहर निकलना बंद करा दिया भाजपा ने, और राजेंद्र भाई उसका एक उदाहरण है। हम धरती पुत्रों की पार्टी है, संघर्ष हमारी तासीर में है, ना हम मुकदमे से डर रहे, ना हमारी जांचों से डर रहे, हाँ मिल कुछ नहीं रहा है। तो इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल को कितना बदनाम कर लो अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मैं पूछना चाहता हूं अगर अखबारों में भाजपा के काले कारनामे चुनाव के टाइम पर 15 दिन नहीं केवल 2 दिन छप जाए, भाजपा के नेता क्षेत्र में मुंह दिखाने लायक ना हो, मगर क्या करें, अखबार भी इनके, चैनल भी इनके, उसके बाद जब जीतते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अब आप बता दीजिए मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं प्रतिपक्ष ये जरूरी है, तो अब आप इनसे पूछिए भाजपा के प्रवक्ता से, मोहन भागवत गलत हैं? ठीक है, गलत है। मैं शॉर्ट में जवाब बात धीरे धीरे जनता की समझ में आ रहा है कि एक गुजराती पूरे देश पे भारी पड़ गया, अब वो राज्यों को लिए भी मुसीबत हो गया, अब वो आरएसएस के लिए भी मुसीबत बन गया, इसलिए इनके आपस के झगड़े शुरू हो गए। और झगड़े वहां होते हैं जहां पैसे का झगड़ा होता है, जहां अपने अस्तित्व का खतरा आता है वो आदमी चीखने लगता है, और मोहन भागवत जी को भी ये लग रहा है कि आरएसएस के भी अस्तित्व पे खतरा है, इसलिए वो भी चिल्ला रहे हैं। हम भी कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अस्तित्व पे खतरा है, राष्ट्रीय पार्टियां धोखा है, धक्का मारो मौका है, एक दिन जनता आएगी हमारे साथ में। बाकी हमारी ये बहन है, इसको क्या बेचारी, ये तो बेचारी झंडा बरदार है, ऐसी बोलती रहेगी, मगर नेता इनकी छाती में। सुनीता विद्यार्थी जी शॉर्ट में इसका एक जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं रावत जी को। देखिए हमारे घर से भी राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, और ये बात यहाँ अगर वो सच्चे आंदोलनकारी है तो ये बताएं अंकिता हत्याकांड में उनकी आत्मा क्यों नहीं हिलती? आप ये बताइए कि उत्तराखंड में नौकरियां बिक रही हैं, घर में बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, तो उनके राज्य आंदोलन की आत्मा कहाँ मर गई? राज्य आंदोलनकारी अलग होना, राजनीतिक लाभ लेके चाटुकार होना अलग है। अगर आंदोलनकारी है तो हमारी तरह क्यों नहीं चीखते, क्यों नहीं चिल्लाते? मेरा कहने का मतलब है छदम चेहरा खुल जाता है, और भाजपा में जितने भी हैं उनके चेहरे जनता जानती है, वरना अपने राज्य को बर्बाद होते हुए कोई नहीं देख सकता। अलग दो, ये बात नहीं सुनते हैं पूरी। किसी राज्य आंदोलनकारी ने कभी ये नहीं कहा कि हमें राजनीति करने के लिए प्रदेश अलग चाहिए। तो काहे के लिए कहा था? लेके बैठ जाते हैं। काहे के लिए कहा था? मैडम जरा ज्ञान तो दे दीजिए, ज्ञान तो दे दीजिए। अरे भारतीय जनता पार्टी बता तो दे, फिर ये राज्य मांगा क्यों? 42 से ज्यादा साधते दी क्यों? फैसिलिटीज मिले उसके लिए प्रदेश में, तो ये फैसिलिटीज मिल रही है, हर चीज में घोटाले। ये उद्यान में जो है बगीचा पकड़ा गया, मंत्री क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? ये इसलिए राज्य मांगा था क्या कि हमारी छाती में बाहर के आके लूटे हमको? सिंचाई विभाग में घोटाला हो रहा है, ऊर्जा निगम में घोटाला हो रहा है, पीडब्ल्यूडी में घोटाला हो रहा है, इसलिए मांगा था क्या राज्य? 40-40 साल के लड़के बेरोजगार हैं, शादियां नहीं हो रही है, राज्य पलायन से परेशान है, इसलिए मांगा था क्या राज्य?
ठीक है। भरे इसी ने सही ठीक कहा, है, शांति प्रसाद बढ़िया। बेईमानों के हाथ में सत्ता है कि तो वो मजाक ऐसे उड़ाएगा मैं आगे उत्तराखंड बढ़ का। रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ महत्वाकांक्षी लोग हैं हमारे राज्य में। अगर ये महत्वाकांक्षा है उत्तराखंड के लिए लड़ना, तो हाँ मैं महत्वाकांक्षी हूँ। ठीक है, और अगर उत्तराखंड को बेचना है, दलाली करना, अगर ये राजनीति है, तो ऐसी राजनीति को मैं नकारता हूँ। बवेजा आपकी छाती में बैठकर उत्तराखंड लूट गया, क्यों नहीं मंत्री पर कार्रवाई होती, क्यों नहीं होती? आप जो है, जो आवाज उठाता है ठीक है, दीपक मैं तो करके कहता थी, हूँ- आप उसके ऊपर महिला का आरोप लगाकर उसे जेल भेजने की बात करते हो। मैं तो कहता हूँ आज आपकी पोल खुल गई, सीबीआई जांच जब खुली, इन्हीं मुद्दों को ऐसे ही लेकर, सिंचाई विभाग के इन्हीं घोटाले में मुद्दों को आप लेकर, चुप हो, इन्हीं मुद्दों को PWD घोटाले में लेकर, आप ठीक है चुप शांति हो। प्रसाद भट्ट जी, इन्हीं मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाकर आप डिरेल लोगों को राजनीति में मत क्या करो, आप लोगों डिबेट को को। अपने पक्ष में समर्थन मांगना भी चाहिए। मैं वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी पर जा रहा हूँ। रावत जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे यूकेडी को लेकर भी है, क्योंकि हम जब अन्य राज्यों में देखते हैं, और इस वक्त तो यहाँ तक कि किंग मेकर की भूमिका में जो दल हैं छोटे छोटे वो तक पहुंच जाते हैं, सहयोगी दलों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक उत्तराखंड जो कि बड़े आंदोलन के बाद जन्मा हुआ राज्य है, यहाँ पर यूकेडी के साथ अगर हम देखें तो जो पहले की जो स्थिति थी राज्य में, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया स्थिति और खराब होती गई। इस पर भी थोड़ा एक जवाब चाहिए सर। ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस पार्टी यूकेडी के नेतृत्व में उत्तराखंड आंदोलन लड़ा गया, हाँ, और उस पार्टी की ये दुर्दशा है। आज पौड़ी में अभी देखा हो आपने, नोटा को ज्यादा ठीक है। वोट मिला, यूकेडी को कम मिला। ये बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब यूकेडी का कंट्रीब्यूशन इस राज्य के निर्माण में, इस यूकेडी का गठन ही 79 में मसूरी में राज्य गठन, उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए हुआ था जी। वो स्थिति है आज। ये लगाइए कि नोटा में ज्यादा वोट पड़ रहे हैं। दिक्कत कहाँ पे आई इनको अपने अंदर झांकना चाहिए। आज अगर यूकेडी सक्षम होता तो ये वास्तव में जो नेशनल पार्टीज हैं उनके नेशनल एजेंडे होते हैं, और जो रीजनल पार्टीज होती हैं तो उनका रीजनल एजेंडा होता है। और हमारी जो क्षेत्रीय जो एस्पिरेशंस होते हैं, अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, वो राष्ट्रीय एजेंडे में वो नहीं बैठता है। तो नेशनलिटी भी, नेशनल वो भी फीलिंग में होनी चाहिए। लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं, कई चीजें हैं, जैसे भूमि का कानून था और सारी चीजें बात उठती थी, यहाँ की डेमोग्राफी का है, यहाँ की कल्चरल आपका आइडेंटिटी का सवाल है, 10 चीजें हैं, वो कौन उठाता है? लेकिन सर समय के साथ क्या हुआ? समय के साथ क्या हुआ? काशी सिंह गहरी, पुष्पेश त्रिपाठी, दिवाकर भट्ट, नहीं, इन्होंने अपने अंदर नहीं झांका। अब ये समझिए कि जो व्यक्ति बीजेपी में छोड़ के, क्या कहते हैं, वहां टिकट नहीं मिला, यूकेडी में आए, इन्होंने अध्यक्ष बना दिया, उन पर भी कम आरोप है। तो सवाल ये है कि इनके यूकेडी की वास्तव में सख्त, मीडिया का भी यूके आपका चैनल बुला लेता है, हमें आपको उसके लिए तारीफ की जानी चाहिए। कई चैनल तो डिबेट में भी नहीं बुलाते यूकेडी को। मतलब उनको, अरे यूकेडी को वोट कम मिले ज्यादा मिले, उत्तराखंड में यूकेडी का अस्तित्व है जी, लोगों के दिलों में यूकेडी है। बिल्कुल, ये अगर वोट नहीं पड़ा तो इनके कारण नहीं पड़ता है, ये मैं कहना। ठीक है, बर जी रावत साहब, मेरा एक सवाल है। मैं मानता हूं चैनल पे कि हो सकती है हम पे हजारों कमियां हो। हमारा दोष क्या है? अमृतपाल जेल से चुनाव जीत जाता है, इंदिरा गांधी के हत्यारे के बेटे को लोग राजनीति में क्षतिज पे पहुंचा देते हैं राष्ट्रीय पार्टी के। मैं पूछना चाहता हूं, चलो हम पे कमियां हो सकती है, आप पत्रकार हो और हल्के नहीं हो, आपकी भी कलम 40-45 साल से चल रही है। धर्म सिंह रावत IAS ऑफिसर थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह को ललकारा, यहां चुनाव लड़े, 350 वोट। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली मानवता के प्रतीक थे, कोटद्वार में उनकी क्या दुर्गति हुई, चुनाव लड़े, कभी नहीं जीते, उनका क्या दोष? इसी तरीके से मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। जो राष्ट्रीय पार्टियों में दलाल थे वो चुनाव जीत गए, और जिन्होंने उत्तराखंड में स्वाभिमान के साथ में खड़े हुए उनको घर में भी वोट नहीं पड़ रही। क्या किसको किस तरीके से देखा जाए? यूकेडी पिछले 44 साल से मर भी रही है, रोज मुकदमे भी झेल रही है, अपमान भी झेल रही है, फिर भी मुद्दों पे लड़ रही है। और ऐसे में धर्म सिंह रावत जी ने कौन सी गलती कर दी थी? वो तो पढ़े लिखे IAS ऑफिसर थे। और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने कौन सी गलती कर दी कि वो कांग्रेस भाजपा के आगे नहीं झुके, उनकी भी जमानत जब्त हुई। जरा इस पर भी आप अपने थोड़ा सा उजागर करें, जनता को पता चलना चाहिए
कि हम कहां हैं और किस दिशा में हैं। ठीक है, रावत जी से इस पर कमेंट लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे रावत जी। हाँ, नहीं, वो कई बातें, ये लोकतंत्र की विडंबना है। यहाँ स्थिति यह है कि फौज का जनरल चुनाव हार जाता है और कुछ फौज के भगोड़े चुनाव जीत जाते हैं। तो ये विडंबना है हमारी। लेकिन फिर भी यूकेटी वालों को अपनी अंतरात्मा जरूर देखनी चाहिए कि दूसरे प्रदेशों में क्यों है रीजनल पार्टी इतनी ताकतवर। आज ये लगाइए कि सर नीतीश कुमार और ये किंग मेकर बने हुए हैं। अमृतपाल चुनाव जेल से जीत गया, उसकी ऐसी कौन सी उपलब्धि थी और हमारी ऐसी कौन सी कमी है कि 42 मरने के बावजूद भी 42 वोट के लिए हम तरस रहे? हमारे में कौन सी कमी है? क्या चुनाव 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ के उत्तराखंड में नहीं है? क्या उत्तराखंड गरीब कर्मचारियों की लड़ाई नहीं लड़ रहा, किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहा? शॉर्ट में जवाब ले रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। राव जी शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। निश्चित रूप से जो आपकी वेदना है मैं समझ रहा हूं, और ये लोकतंत्र की विडंबना है। और हमारे उत्तराखंड के लोग जब तक वास्तविकता नहीं समझेंगे, जब तक आप बहकावे में जो राजनीतिक जो स्टंट होते हैं, राजनीतिक जो वो प्रपंच होते हैं, जब तक उनको नहीं समझेंगे तब तक तो ये जो विडंबनाएं दूर नहीं हो सकती। ठीक है सर, अब मैं सुनीता विद्यार्थी जी आपके पास आ रहा हूं। मंगलौर में अगर बात की जाए तो यहाँ पर काजी निजामुद्दीन 2 बार बसपा से, 1 बार कांग्रेस से, 3 बार, और 2 बार जो सीटें वहां पर और जीती वो बसपा ने ही जीती। तो ऐसे में आप लोगों के लिए चुनौती बड़ी है इस वक्त, और क्योंकि प्रत्याशी भी मैदान में वो हैं जो पहले बीजेपी में नहीं थे, हाल ही में भाजपा में शामिल हुए। तो आपके जो वहां पर जो और कार्यकर्ता है उनके बीच भी आप लोगों को जाना है, किस तरीके की रणनीति बनाएंगे? क्योंकि लगभग हम ये कह सकते हैं, हालांकि प्रत्याशी फाइनल नहीं हुए, प्रबल दावेदार तो काजी निजामुद्दीन ही इस वक्त कांग्रेस से हैं। बिल्कुल रवि जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव में जाती है तो अपने जो विपक्ष में प्रत्याशी है उन लोगों को कभी भी कम नहीं आंकती है। हम हर चुनाव को चुनौती मानते हैं और चुनौती मानकर ही उस पर डटकर मुकाबला करते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। हम कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। देखिए ये राजनीति है। अभी मैं शांति प्रसाद भट्ट जी की पीड़ा सुन रही थी, तो देखिए भाई हर चीज थोड़ी ना, सब चीज एक ही, अगर कोई किसी विषय में पास ही नहीं हो रहा है तो जरूरी थोड़ी ना वो इस विषय के लिए बना ही है। अब मैं कहां से लाऊं? नीट परीक्षा में 50 लाख शांति जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो तो बाहर हो गए, जो अनपढ़ इंटर में फेल हो रहे वो डॉक्टर की परीक्षा में टॉपर आ रहे। मैं कहां से करूं ऐसा काम? सुनीता जी आप अपनी बात रखिए, जो मैंने सवाल उसी को कंप्लीट कीजिए। अब जो दूसरी बात है, देखिए भराना जी जो है यहाँ पर हमारे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, और यहाँ पे अंदर बाहर मैंने कहा कि छोटी मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए, विजन होना चाहिए कि जनता के लिए कितना विजनरी नेता है या नहीं है। ये चीज मायने रखती है। और जनता भी आजकल देखिए, जनता जनार्दन है, खुद गूगल करती है कौन व्यक्ति जनता के लिए समर्पित है, कौन नहीं है, कौन रणनीति पर राजनीति के अकॉर्डिंग जो है आगे बढ़ता है। कोई फालतू की बातें करके इधर उधर का सिंपैथी लेके थोड़ी ना तो राजनीति मोहन भागवत जी आजकल फालतू की बातें कर रहे क्या? ठीक है, आप मोहन भागवत जी आजकल फालतू की बातें कर रहे हैं, उनको काहे का दर्द हो गया? ये सत्य है, जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है। मोहन भागवत जी को बाद में समझ में आया, जब उनकी अपनी दुकान पे चोट लगी दबा के, तब समझ में आया उनको। अगर वो चुनाव में ये 2 शब्द पहले बोल देते, भारतीय जनता पार्टी का विधायक सांसद जीतना मुश्किल हो जाता। हम तो दूसरी पार्टी को थोड़ी ना देंगे कि भाई उनके पास वो तो संपन्न पार्टी, वो तो अभी पता चल जाएगा 6 महीने में आपको। ठीक है, चलिए वो भविष्यगत में। मैं ठीक है अमिंदर बिज जी पर जा रहा हूँ। अमिंदर बिज बहुत देर से नहीं गया हूँ। सबको अपने बलबूते आगे बढ़ना होता है। हाँ सुनीता जी ठीक है। अमिंदर बिज जी, क्योंकि प्रत्याशियों का ऐलान होना चाहिए समय से, अगर हो जाए तो दूसरी पार्टियां खासतौर भाजपा कहती है कि हम एक कदम यहाँ पर भी आगे निकल गए, प्रत्याशी अब उन्होंने फेस दे दिया है, जनता के बीच में एक फेस चले गया है। तो आप लोग क्यों देरी कर रहे हैं? बताइए संगठन को। ठीक है आप प्रत्याशी फाइनल करेंगे तो जो प्रत्याशी कहीं वो भी कश्मकश में होंगे कि अब मैं हूँ भी या नहीं हूँ, आखिरी वक्त में बदल गया, उस तरीके की तैयारी तो नहीं कर पाएंगे ना। रवि भाई, संगठन पूरी तैयारी दोनों ही विधानसभा में कर रहा है, और ये ठीक बात है जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि राजेंद्र भंडारी जी के होने से वहाँ बहुत सारे लोग थे जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो उनके कारण जो है सब लोग कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। अब सबको मौका मिला है, सबकी इच्छा है कि वो उनको मौका मिले, तो उस पर मंथन चल रहा है। पार्टी 1 आध दिन में मुझे लगता है कि इसको कर देंगे। अब और अभी समय है, क्योंकि 21 तारीख तक नामांकन का समय है, वो हो जाएगा। कार्यकर्ता जो वहाँ पूरी टीम है वो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर ही रही है। दूसरी बात जो सुनीता जी ने कहा कि कांग्रेस, जो इससे पहले जब वो कह रही थी कि कांग्रेस के विधायक काम नहीं करते,
तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जब राजेंद्र भंडारी जी ने कांग्रेस पार्टी को से जब वो भाजपा में चले गए थे, तो पहले दिन तो वो भाजपा की नीतियों को लेकर के मतलब लगभग मैं एक आलोचना भी नहीं कहूँगा, गालियाँ जैसा बक रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हीं कपड़ों में वो जो है कुछ घंटों बाद भाजपा में गए, तो उन्होंने ये कहा कि विपक्ष का विधायक होने के नाते सरकार में मेरे काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैंने पार्टी को बदल दी, इसलिए मैं इनके साथ चला गया। तो अब आप समझिए कि जो पार्टी कांग्रेस के विधायकों के साथ इतना भेदभाव कर रही होगी, तो उनको उनकी सरकार चलाने की मतलब क्या मंशा होगी, विपक्ष को किस रूप में देखते होंगे। दूसरा, इनके विधायकों के कारनामे मैं आपको बता दूं कि केवल टिहरी और पौड़ी लोकसभा में 15 विधानसभाओं में चुनावों का बहिष्कार हुआ। उनमें राजेंद्र भंडारी जी की भी एक विधानसभा थी। तो इनके विधायकों का काम का अनुमान आप इस बात से लगा लीजिए, क्योंकि शेष जगह तो इन्हीं के विधायक हैं। तो अगर इनके विधायकों ने काम किए होते, पिछले 10 सालों से 8 सालों से इनकी सरकार है, तो वहाँ के लोग चुनावों का बहिष्कार क्यों करते? तो आईना दिखाने के लिए ये पर्याप्त है कि इनके विधायक अपनी विधानसभाओं में कितने कितने काम कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने अभी बहुत अच्छी कही सुनीता जी ने कि लोग आजकल गूगल करते हैं और गूगल से ही पता चलता है कि कौन कितना कितना कैपेबल कैंडिडेट है। और मैं सच कहूँ, मैंने भी गूगल किया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सूची आई तो मैंने भी गूगल किया कि भारतीय जनता ये जो प्रत्याशी है करतार सिंह भडाना, ये कौन है। तो गूगल में ही मुझे जानकारी मिली कि अभी महीना हुआ है इनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हुए। गूगल पे ही मुझे जानकारी मिली कि वो हरियाणा से लाए गए हैं। गूगल पर ही मुझे जानकारी मिली कि वो बसपा में रह चुके हैं। गूगल पर ही मुझे जानकारी मिली। बहन जी, मैं कहाँ बोलता हूँ जब आप बोलती हैं, मुझे पता आप प्रोफेसर हैं। और पूरा यहाँ HNN एक ऐसा मंच है जहाँ पूरा मौका मिलता है, आपको पूरा मौका मिलेगा। और मैडम, गूगल से ही मुझे ये जानकारी मिली कि ये हर घाट से पानी पी करके अब जो है यहाँ वॉशिंग मशीन में पवित्र होने के लिए आए हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत विशाल हृदय है बहन जी आपका और आपकी पार्टी का कि सारे लोग जो सब जगहों से घूम करके आ जाएं और आप जैसे गुणी कार्यकर्ताओं के ऊपर उनको थोप दिया जाता है और आप कितने प्यार से उनको सहज स्वीकार कर लेते। तो ऐसा दिल तो हम हम कम ही मान सकते हैं कि हमारी परवरिश इस रूप में शायद नहीं हो पाई, पर इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं फाइनल बात ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस बद्रीनाथ का चुनाव जीतेगी और मंगलौर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बड़ा दावा है आपका। सुनीता जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, ऐसा है, उपचुनाव बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा भाजपा अपना परचम लहराने जा रही है। मैदान में विपक्ष कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है और वो यही वजह है कि ये लोग बहुत कंफ्यूज हैं। इनके पास प्रत्याशी ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं। काजी पर ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनका तक भी नाम ये दे नहीं पा रहे हैं। तो कहीं दाल में कुछ काला है और ये सारी बातें हो रही है कि करण महाराज जो है, करण महाराज ने अभी तक लोकसभा की हार का ठीकरा अभी अपने ऊपर फोड़ा नहीं है। वो वही वो चल रही है, अंदरूनी कलह है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी मजबूत विपक्ष चाहती है और विपक्ष के रूप में ये लोग आए और अपना अच्छे से काम करें। शांति प्रसाद जी, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बद्रीनाथ की महान जनता के हाथ में अवसर है कि वो उन लोगों को सत्ता से दूर रखे जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, राजनीति में पलटू राम हैं, जो दल बदल करते हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हैं। ऐसे लोगों को सत्ता से दूर करें, तभी देवभूमि की संस्कृति बच पाएगी। वरना 42 से ज़्यादा शहादतें देने वाला ये राज्य अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। ये बहुत बड़ा खतरा आने वाले समय में उत्पन्न है कि अब तो यहाँ बाहर से भी विधायक आकर हमारी छाती पर थोपने की प्रयास सत्ताएं कर रही है। ये भयावह स्थिति है। जनसंख्या विस्फोट है, पहाड़ी अल्पसंख्यक हो रहा है। अगर यही चलता रहा तो बड़ा खतरा उत्तराखंडियत के लिए होगा। सीमाओं वाला राज्य है। देखते हैं बद्रीनाथ की महान जनता क्या निर्णय करती है। ठीक है, आज की चर्चा पर अंतिम महत्वपूर्ण टिप्पणी जय सिंह रावत जी। मेरी बारी है जी। हाँ, ऐसा है कि बद्रीनाथ में तो मुकाबला लग रहा अपनों के बीच में लग रहा है, क्योंकि पुराने कांग्रेसी और
तो वो आप समझ सकते हैं, वो तो होगा ही, लेकिन बीजेपी के अंदर भी जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनको उनका भी सामना करना पड़ रहा है। दोनों मतलब अपने, चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, वहां जो मुकाबला है अपनों अपनों के बीच में है। मंगलौर में फिलहाल जिस तरह से बाहर से इसका मतलब इतनी बड़ी पार्टी, संसार की सबसे बड़ी पार्टी को हरिद्वार में एक लोकल कैंडिडेट नहीं मिला, तो इसका मतलब हरिद्वार में लगभग एक पक्षीय है चुनाव फिलहाल मेरे को नजर आ रहा है। महत्वपूर्ण बात है सर आपकी, और मैं सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। अमेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, संगीता जी, शांति प्रसाद भट्ट जी और जय सिंह रावत जी। आज की चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया, आपने अपनी बात रखी। कांग्रेस से प्रत्याशियों का इंतजार है। दोनों उपचुनाव में कौन इस वक्त मैदान में होंगे, कयासबाजी लगातार जारी रहेगी जब तक प्रत्याशी फाइनल नहीं होते, लेकिन दोनों पार्टियों के दावे कितने हकीकत हैं ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।